Okay जी, अस्सलाम वालेकुम and hello everyone. वालेकुम सलाम सर। So finally we are back. Okay. Any questions, guys, before we start? Seems like no questions. Okay जी, ठीक है। तो ऐसा है कि we will start with the very first lecture, system programming. So welcome to the course. और सिस्टम प्रोग्रामिंग मैं एक समरी में आपको बता दूं कि इसमें क्या चीज़ हम बेसिकली कवर करेंगे। सो जैसे नाम से इसका पता चलता है, इट्स अ प्रोग्रामिंग कोर्स। इसमें हम प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे। और किस चीज़ की प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे? वैसे तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस काफ़ी है, सी प्लस है, जावा वगैरह, वो सारे जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। इसमें भी हम एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ेंगे विच इज़ सी। और सी का एक स्पेसिफिक पार्ट पढ़ेंगे विच रिलेट्स टू द सिस्टम, आर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जैसे आप लोगों को पता है कि हमारे सिस्टम का मेजर पार्ट जो है, जिसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के दो मेजर पार्ट्स हैं। एक को हम कोर कर्नल बोलते हैं और एक को हम यूटिलिटीज बोलते हैं। और यूजुअली हम इसके तीन हिस्से बनाते हैं, बाय द वे। एक कोर कर्नल होता है, एक इंटरफेस कर्नल होता है, और एक हमारे पास यूटिलिटीज होती हैं। अभी ये जो यूटिलिटीज वाला पार्ट है, दीज आर एप्लीकेशंस। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस आती है जिसको आप लोग यूज करते रहते हैं। ये सेकंड पार्ट जो है, जिसे हम यूजर इंटरफेस भी बोलते हैं या इंटरफेस कर्नल भी बोलते हैं, ये यूजर कर्नल भी बाज़ वक़्त हम इसको बोलते हैं। और ये ऑपरेटिंग सिस्टम का वो पार्ट है जिसके थ्रू हम रिसोर्सेज को एक्सेस करते हैं। सो दिस इज एन इंटरफेस फॉर द प्रोग्रामर टू कम्युनिकेट विद द ऑपरेटिंग सिस्टम। और कौन बताएगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम से हम कम्युनिकेशन कैसे करते हैं, बीइंग अ प्रोग्रामर और यूजर? वो मेनली ना ये सिस्टम ना ये कॉल के ये जरिए सर, सिस्टम कॉल हम्म। पैरामीटर्स हम ना ये पास करते हैं कि हमने ना क्या चीज यूज करनी है ना। ये राइट का अक्सर वो फंक्शन होता है। Okay, very good. So system calls, very good. So system calls are basically functions, और इन फंक्शंस के जरिए हम ऑपरेटिंग सिस्टम से बात करते हैं, उसको रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, एंड ऑपरेटिंग सिस्टम डज दैट थिंग फॉर अस एंड सेंड अस अ रिप्लाई। अच्छा, एक और चीज हम इसको समझ ले कि जो भी रिक्वेस्ट हम सेंड करते हैं, फॉर एग्जांपल रीड डेटा फ्रॉम अ फाइल, or access a port, or access a device, or access some extra memory, या जितनी भी रिक्वेस्ट हम सेंड करते हैं, वो सारे रिक्वेस्ट, जो ही हम रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे प्रोसेस को सस्पेंड कर लेता है फॉर सम टाइम। और एज अ रिस्पॉन्स वो उस रिक्वेस्ट को पूरा करता है। और जब वो पूरा हो जाता है तो उसका रिजल्ट हमें या यूजर को मिल जाता है। मतलब फंक्शन है तो फंक्शन का एक रिटर्न एड्रेस होता है, सॉरी, रिटर्न वैल्यू होती है, और रिटर्न वैल्यू से हमें पता चल जाता है कि हमारा काम हो गया या नहीं हुआ, या क्या ऑपरेटिंग सिस्टम ने क्या रिस्पॉन्स हमें दिया है। अच्छा, सो इस वाले सिस्टम प्रोग्रामिंग कोर्स में वी विल बी मेनली कंसर्न्ड विद द सिस्टम कॉल्स। हम सिस्टम कॉल्स को पढ़ेंगे दैट आर यूज्ड फॉर डिफरेंट रिसोर्सेज, फॉर एग्जांपल एक्सेसिंग डिवाइसेस एटसेट्रा। और थोड़ा बहुत हम ये भी कवर करेंगे कि हाउ ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस दो सिस्टम कॉल्स, और इंटरनली उस पर क्या प्रोसेसिंग होती है। बट वी विल बी कवरिंग द मोस्टली फ्रॉम द यूजर पर्सपेक्टिव, which is how do we make those calls and why we need those calls। ज्यादातर हमारा जो फोकस होगा उस चीज पे होगा। अच्छा, इसमें दो तीन चीजें हैं, इसको हमें क्लियर करना पड़ेगा। एक तो मैंने ऑलरेडी आपको थोड़ी सी बता भी दी कि जब भी हम कोई सिस्टम कॉल करते हैं, विच इज वी कॉल अ फंक्शन ऑन द ऑपरेटिंग सिस्टम, और उस फंक्शन को जब हम कॉल करते हैं,
तो क्या होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे प्रोसेस को सस्पेंड कर लेता है, एज कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होती है, उसकी जगह कर्नल रन होता है, कर्नल उस फंक्शन को एग्जीक्यूट करता है। सो सिस्टम कॉल के नतीजे में जो फंक्शन कॉल होता है, फॉर एग्जांपल आई कॉल अ फंक्शन ओपन, तो अगर ओपन में कॉल कर लेता हूँ तो इसका मतलब है ये ओपन सिस्टम कॉल जो है इसको कर्नल ही एग्जीक्यूट करेगा और उसका रिस्पॉन्स हमें मिल जाता है। तो एक तो ये चीज हो गई हमारे पास। दूसरी बात इसमें ये है कि ये जरूरी नहीं होता कि जो रिक्वेस्ट हमने ऑपरेटिंग सिस्टम से किया है वो हमेशा हमारे लिए पूरी हो वो रिक्वेस्ट। फॉर एग्जांपल सैंपल रिक्वेस्ट की मैं बात करती हूँ, एन एग्जांपल रिक्वेस्ट इज कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम से रिक्वेस्ट करते हैं कि एलोकेट अस मोर मेमोरी। अभी सिस्टम में मेमोरी है ही नहीं, वो खत्म हो गई है। सो ऑपरेटिंग सिस्टम में नॉट फुलफिल दैट रिक्वेस्ट एंड इट विल सेंड अस अ रिस्पॉन्स, जो रिस्पॉन्स से हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो रिक्वेस्ट था उसको डिनाई किया गया। या अनदर रिक्वेस्ट, आई सेंड अ रिक्वेस्ट टू ओपन अ फाइल, और वो फाइल फॉर एग्जांपल वो लॉक्ड फाइल है या परमिशंस मुझे नहीं है उसको ओपन करने की, तो ऑपरेटिंग सिस्टम वो रिक्वेस्ट पे हमारा डिनाई करेगा। तो उसे वो रिस्पॉन्स से हमें पता चल जाता है कि हमारे रिक्वेस्ट के साथ क्या मामला हुआ। अच्छा, बिफोर गोइंग इनटू दिस लेट मी शो यू वन सैम्पल थिंग। लेट मी शेयर माय होल स्क्रीन एंड entire screen पे आया। Let's open a new terminal. स्क्रीन नजर आ रहा है मेरा? यस सर। ओके, यस सर। गुड। तो ये सिस्टम कॉल्स बाय द वे होते कहाँ पे हैं, ये थोड़ा सा मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। सो टिपिकली ये हमारे पास यूएसआर में होते हैं और बिन में। हाँ हाँ, वेयर में भी हमारे पास होते हैं। ओके, आई एम ट्राइंग टू फाइंड ये सिस्टम लाइब्रेरीज जो है जहाँ पे एक्चुअल सिस्टम कॉल्स की डेफिनेशन है, उसको मैं फाइंड करना चाहता हूँ। फॉर द अदर वन, ये जो एक और बात है कि आप सारों ने ये यूबंटू इंस्टॉल करना है। वैसे तो आपकी लैब की रिक्वायरमेंट है, लैब मेरे साथ नहीं है, जिसके साथ भी है वो आपको वैसे कहेगा। तो सारे अपने साथ ये यूबंटू इंस्टॉल कर ले एंड वी आर गोना बी डूइंग सम एक्टिविटी ऑन दैट। तो उसमें आप चीज़ों को देखेंगे, ठीक है? ओके जी, cd select, let me see if we have some system calls here. क्विकली सर्च इट, मैं भूल गया हूँ कि कहाँ पे हम रखते हैं। आई थिंक लेट मी सी ये सर वो होते हैं, ये मैन हाइफन एस है और टू ओपन। ये है, ये कमांड है, ये नेट पे देखा मैंने। क्या कमांड? मैन? ये कॉपी पेस्ट मैं करता हूँ ये चैट में सर। ये मैन है स्पेस हाइफन एस नहीं, सबर करो, ये और सी आई स्पेस थिंक ना, सिस्टम। ये टू स्पेस ओपन। नहीं, मैं लाइब्रेरीज को ढूंढ रहा हूँ, पहले मुझे पता था यार सिस्टम में मैं। चैट जी सर। And let me quickly find it. So, system libraries calls definitions on Mac OS X. Directory. कहाँ पे गए यार? चलो ये मैं ढूंढ लूंगा यार।
अच्छा, आपने सेंड कर दिया कोई लिंक? लेट मी सी, आपने क्या सेंड? वो भी है और एक और भी मुझे मिला है। सवाल करो, ये कहाँ पे गया यार? इसमें क्या क्या है? ये लाइब्रेरीज नहीं है, इसके बाकायदा डेफिनेशंस थे यार। क्या था? सीडी सिस्टम, हाँ यूएसआर में था आई थिंक। यूएसआर वो स्लेश तो यूएसआर, स्ट्रेस नहीं था सर, स्ट्रेस। हाँ इसमें था आई थिंक ये वाला हाँ है। स्ट्रेस को ये चेक कर ले सर। अच्छा, सीडी has been, हाँ लग रहा। चलो ये मैं ढूंढ लूंगा, वैसे मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में दिखाऊंगा, बाकी इसके डेफिनेशंस में आपको दिखाऊंगा। ये भी थोड़ा सा मुझसे जी सर। ट्रिप हो गया है, टाइम हो गया है, तो भूल गया हूँ मैं एग्जैक्टली। ओके, कमिंग बैक टू द लेक्चर, कहाँ पे था हमारा ये वाला? ओके, सो लेट मी शेयर दिस गाय। अच्छा जी, हम सिस्टम कॉल्स की बात कर रहे थे। Let me see, इसने क्या कर लिया? तो हम सिस्टम कॉल्स की बात कर रहे थे। तो सिस्टम कॉल्स बेसिकली, ये सिस्टम प्रोग्रामिंग का हमारा कोर्स का मकसद ही यही है कि वी रीड अबाउट द सिस्टम, के ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारे पास चीज़ें कैसे मैनेज होती हैं, हाउ द यूजर कैन यूटिलाइज द रिसोर्सेज प्रोवाइड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। अच्छा, इन अदर वर्ड्स इट्स अ वेरी पावरफुल कोर्स। पावरफुल इन अ सेंस कि इसमें आप सिस्टम के इंटरनल्स के बारे में पढ़ेंगे, बाय द वे एक्सेस कैसे होता है। तो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड, वैसे तो लैब आप लोगों का होगा, उसमें भी ये चीज़ें कवर होगी, बट आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि जो सिस्टम कॉल्स हम पढ़ेंगे उसको आप लोग खुद एडिट कर लें, उसमें चेंजेस कर लें, उसके बाद कर्नल को आप लोग रिकम्पाइल कर लें, और रिकम्पाइलर के बाद उसके बिहेवियर को देखें कि वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा। जैसे मैं एग्जांपल आपको देता हूँ। एक एग्जांपल ये है, फॉर एग्जांपल एक यूजर आपसे कहता है कि मेरे लिए ये वाला फाइल ओपन कर लो, एंड फॉर एवरी फाइल यू से कि यार आपको परमिशन नहीं है, हालांकि उसको परमिशन होती है, क्योंकि आपने सिस्टम कॉल्स के इंटरनल डेफिनेशंस को चेंज कर लिया है। तो उसकी वजह से मैं ये नहीं कहता कि ये आपको कोई फायदा दे रहा है सिस्टम को, बट जस्ट टू प्ले अराउंड विद इट, कि आप उसके इंटरनल्स को कैसे चेंज करते हैं। द अदर थिंग इज आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप लोग स्पेशली जो डिवाइस ड्राइवर्स वगैरह होंगे जिसके थ्रू हम डिवाइसेस को एक्सेस करेंगे, वो वाले सिस्टम कॉल्स आप लोग उसको भी थोड़ा सा पढ़ ले, वैसे हम कवर करेंगे इस कोर्स में। तो उसके मुताबिक आप डिवाइसेस ड्राइवर्स भी वगैरह भी लिख ले, ताकि आप लोगों को प्रैक्टिस हो जाए कि कोई भी नया डिवाइस मुझे मिल जाए एम्बेडेड सिस्टम वगैरह में कोई काम करता है, उसके थ्रू वो सिस्टम को कैसे, मतलब उस डिवाइस को कैसे एक्सेस कर सकता है थ्रू सिस्टम कॉल्स। ओके जी, एनी क्वेश्चंस अप टू दिस पॉइंट? ओके जी, सो चैप्टर 1 में ज्यादा डेफिनेशंस है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम कोर्स में ऑलरेडी हमने कवर कर ली थी, सो आई विल स्टार्ट विद चैप्टर 2। चैप्टर 2 इज अबाउट प्रोग्राम्स, प्रोसेसेस एंड थ्रेड्स। ये भी एक इंट्रोडक्शन सा चैप्टर है, बट वी विल क्विकली कवर द मेन इंग्रेडिएंट्स इन हियर। सो थोड़ा सा हम प्रोग्राम्स के बारे में, प्रोसेसेस, थ्रेड्स के बारे में पढ़ेंगे। मेमोरी एलोकेशन वगैरह और मैनिपुलेशन ये थोड़ा सा हम कवर करेंगे, नॉट इन वेरी डिटेल। स्टैटिक ऑब्जेक्ट्स में भी विल नॉट कवर दैट पार्ट, ये आप लोग लैब में इसको कवर करेंगे, इस पे एक पूरा लैब है आप लोगों का। इन्वायरमेंट वेरिएबल्स क्या चीज़ है, इसको थोड़ा सा हम कवर करेंगे। और प्रोग्राम स्ट्रक्चर और लेआउट तो अभी इसी लेक्चर में हमारा कवर हो जाएगा। ओके जी, हाउ डज अ प्रोग्राम बिकम्स अ प्रोसेस? तो प्रोग्राम क्या होता है, बाय द वे, इज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, एंड लोग अक्सर इसकी डेफिनेशन भी करते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू परफॉर्म अ डिफाइंड टास्क। अक्सर आप सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं सी लैंग्वेज में या सी प्लस में लिखते हैं, उसके साथ उसके मुताबिक आप लोग एक्सटेंशन लगाते हैं डॉट सी या डॉट सीपीपी या डॉट जावा। उस प्रोग्राम को हम उसके बाद कंपाइल करते हैं, और कंपाइल करने के बाद उसका एक फाइल बनता है, उसको हम ऑब्जेक्ट फाइल बोलते हैं, और एक एग्जीक्यूटेबल फाइल उसका बनता है। उस एग्जीक्यूटेबल फाइल पे जब हम क्लिक करते हैं तो ये
उसके अंदर ऑब्जेक्ट फाइल एम्बेड होता है अगर आप प्रॉपर तरीके से उसको करते हैं, एक्जी फाइल बनाते हैं। तो सिस्टम को रिक्वेस्ट चली जाती है, सिस्टम इज द ऑपरेटिंग सिस्टम, कि ये यूजर इस वाले प्रोसेस को लॉन्च करना चाहता है। प्रोग्रामेटिकली अगर आप उसको लॉन्च करना चाहते हैं किसी नए प्रोसेस को, तो वो फोर्क के जरिए करते हैं। आप लोगों ने ऑलरेडी ऑपरेटिंग सिस्टम में उसको पढ़ा है। तो फोर्क के जरिए एक चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट होता है और आप रिक्वेस्ट करते हैं कि ये वाला प्रोग्राम उस पर लोड कर लो। अगर ये नहीं करते, डबल क्लिक के थ्रू करते हैं, तो देन जो अगर डेस्कटॉप जो GUI इन्वायरमेंट होता है आपका, GUI इन्वायरमेंट उसका पेरेंट प्रोसेस बन जाता है और एक चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट कर लेता है सिस्टम उसके लिए। तो एसेंशियली योर डबल क्लिक इज बेसिकली एग्जीक्यूटिंग द सिस्टम कॉल फोर्क। अच्छा, तो जब फोर्क सिस्टम कॉल एग्जीक्यूट होता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या करता है, एक नया प्रोसेस क्रिएट कर लेता है। उस प्रोसेस पे जो मेमोरी, जो नाम आप प्रोग्राम का आपने पास किया है, तो वो वाला प्रोसेस, उसका ऑब्जेक्ट फाइल उस पे लोड होता है, उसके लिए मेमोरी एलोकेट होती है और उसको एक प्रोसेस नंबर असाइन होता है। दीज आर द एसेंशियल स्टेप जो उस वक्त परफॉर्म होते हैं हमारे पास। अच्छा, एनी क्वेश्चन इन दिस पार्ट? ओके जी। हर एक प्रोसेस जो लॉन्च होता है या जो क्रिएट होता है, कम से कम उसमें एक थ्रेड ऑफ एग्जीक्यूशन हमारे पास होता है जिसको हम मेन थ्रेड बोलते हैं, जो आपका मेन फंक्शन एग्जीक्यूट करना शुरू करता है। अच्छा जी। तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपके प्रोसेस को क्रिएट करने के बाद अ, एक थ्रेड इसके साथ क्रिएट कर लेता है और उस थ्रेड को ये मेन फंक्शन जो आपका होता है उसका एड्रेस इसको असाइन कर लेता है इसके प्रोग्राम काउंटर पे। प्रोग्राम काउंटर आप लोग जानते हैं, ये पीसीबी जो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक होता है उसका एक एसेंशियल पार्ट होता है। उसमें इसका एड्रेस दे देता है और जो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होता है सीपीयू पे, जिससे सीपीयू इंस्ट्रक्शन को लेता है, उसको एग्जीक्यूट करता है, वो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में बेसिकली ये इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम काउंटर ही से आता है। और प्रोग्राम काउंटर बेसिकली पॉइंट्स टू द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। तो जब इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता है तो ऑटोमेटिकली प्रोग्राम काउंटर से नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन फेच होता है और वो अपडेट हो जाता है। जब भी उस इंस्ट्रक्शन फेच होता है वो अपडेट हो जाता है। अच्छा जी, और इसको कौन एग्जीक्यूट करता है? योर मेन थ्रेड एग्जीक्यूट्स दिस। सो थ्रेड इज बेसिकली इट्स अ वर्कर जो कि आपके कोड को रन करता है। बेसिकली उसको अपने सीपीयू उसको रन करता है, बट सीपीयू थ्रेड को रन कर लेता है और थ्रेड पॉइंट्स टू दैट इंस्ट्रक्शन। अच्छा, अगर आप और थ्रेड्स क्रिएट करना चाहते हैं तो आप और थ्रेड्स भी क्रिएट कर सकते हैं और उसको सेपरेट इंस्ट्रक्शंस आप असाइन कर सकते हैं कि इन इंस्ट्रक्शंस को वो एग्जीक्यूट कर ले। ये आप लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ा भी है। ओके। थ्रेड की जो इंफॉर्मेशन होती है वो थ्रेड कंट्रोल ब्लॉक में हम रखते हैं। प्रोसेस के बारे में जो इंफॉर्मेशन होती है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में हम रखते हैं। यूनिक्स में टिपिकली हमारे पास एक ही चीज होती है और उसको हम टास्क कंट्रोल ब्लॉक होते हैं। थ्रेड के प्रोसेस की दोनों की इंफॉर्मेशन हमारे पास उसमें होती है। एक फाइल है sketch.h, मैं इसमें लिख भी देता हूँ इधर आप लोगों को। सो किधर क्या चैट इसका, हाँ इधर, sketch.h इन लिनक्स। और इसको आप लोग देख लें, ये इंटरनेट पे आपको मिल जाएगा। इसमें ये प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक और थ्रेड कंट्रोल ब्लॉक, बेसिकली लिनक्स उसको टास्क कंट्रोल ब्लॉक बोलता है। टास्क कंट्रोल ब्लॉक की डेफिनेशन इसमें पड़ी हुई है, वेरी यूजफुल कोड। इसको थोड़ा सा रिव्यू कर ले, इस पे हम डिस्कशन करेंगे। ओके जी, कमिंग बैक टू दिस गाय। अच्छा, ये आप लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ा भी था, इसको हम थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ लेते हैं। लेआउट ऑफ प्रोग्राम इमेज। जब भी हम एक नया प्रोसेस क्रिएट कर लेते हैं, उस प्रोसेस के लिए मेमोरी असाइन होती है। उस मेमोरी के अंदर इस प्रोसेस का जितना कंटेंट है उसको हम सेव करते हैं और उस जगह को या उस कंटेंट को हम मेमोरी इमेज भी बोलते हैं।
जो मेमोरी के अंदर इस प्रोसेस के लिए क्रिएट होता है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन फॉर दिस प्रोसेस। इसका जितना भी डेटा होता है प्रोसेस के लिहाज से, ठीक है, नॉट कंट्रोल ओरिएंटेड डाटा। कंट्रोल ओरिएंटेड डाटा पीसीबी में जाता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम के पास होता है। दिस इज द प्रोसेस डेटा जो कि मेमोरी में से होता है। इसमें मेन जो हमारे पास सेक्शंस होते हैं, इसमें कमांड लाइन आर्गुमेंट जो सिस्टम को हम पास करते हैं, जिसे प्रोग्राम आर्गुमेंट्स बोलते हैं, वो टॉप पे हमारे पास होते हैं, हाई एड्रेस पे। इसमें तीन चीजें हमारे पास होती है। अच्छा, और क्या चीज होते हैं, स्टैक हमारे पास होता है, हीप, स्टैटिक वेरिएबल्स होते हैं। और स्टैटिक वेरिएबल्स में भी दो, इनिशियलाइज्ड और अनइनिशियलाइज्ड। इसी तरह एक डेटा सेक्शन हमारे पास होता है और प्रोग्राम टेक्स्ट हमारे पास होता है। अच्छा, ये कमांड लाइन आर्गुमेंट्स ये आप लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़े थे। आई जस्ट रिपीट एंड अ लिटिल बिट एक्सप्लेन। कमांड लाइन आर्गुमेंट्स जो हमारे पास होते हैं, दीज आर बेसिकली क्या होते हैं, हम इसे क्या बोल सकते हैं कि जो आर्गुमेंट्स आर अपने प्रोग्राम को पास करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके प्रोग्राम का नाम है माई प्रोग्राम। तो आप जब रन करते हैं आप लिखते हैं माई प्रोग्राम डॉट स्लैश माई प्रोग्राम और उसके साथ लिखते हैं फॉर एग्जांपल 3 and 4। तो आपने इसको दो आर्गुमेंट्स पास कर लिए 3 and 4, या लिख दिया 3 and 4 एंड हेलो। तो तीन आर्गुमेंट्स आपने पास कर लिए 3, 4 और हेलो। ये तीनों एक स्ट्रिंग की शक्ल में प्रोग्राम को पास होते हैं और एक स्ट्रिंग को हम आर्गवी बोलते हैं। तो एक आर्गवी स्ट्रिंग एरे हमारे पास क्रिएट होता है सिस्टम के अंदर, और वो स्ट्रिंग एरे ये तीन आर्गुमेंट्स बेसिकली प्रोग्रामर को उसका एक पॉइंटर मिल जाता है। और ये पॉइंटर किस फंक्शन के थ्रू मिलता है ये कौन बताएगा? शाबाश। जी, सो गए सारे? सर क्वेश्चन रिपीट करें। दोबारा मैं रिपीट करता हूँ। ये प्रोग्राम आर्गुमेंट्स जो होते हैं आप अपने प्रोग्राम को पास करते हैं और इसमें आप आर्गुमेंट्स पास करते हैं। फॉर एग्जांपल, आप अपने प्रोग्राम को रन करते हैं माई प्रोग्राम और उसके साथ आप लिखते हैं 3, 4 और हेलो। अब ये तीन आर्गुमेंट्स आपने इसको पास करने हैं। आप प्रोग्राम रन कर लेते हैं। ये आर्गुमेंट्स आप कैसे पता लगाएंगे, आप अपने प्रोग्राम के अंदर कैसे यूज करेंगे, ये कहाँ पे पड़े होंगे? जी, मेन फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, उसमें हम क्या क्या पैरामीटर्स पास करते हैं? उसमें आर्गवी के नाम से एक पॉइंटर होता है ना सर। ओके, तो वो पॉइंटर बेसिकली आपने जो वेरिएबल्स पास किए हैं अपने प्रोग्राम को, जो आर्गुमेंट्स पास किए हैं, वो उसका स्टार्टिंग पॉइंटर आर्गवी में पड़ा होता है, ठीक है। एंड दिस आर्गवी इज बेसिकली अ स्ट्रिंग एरे। तो आपने अगर फर्स्ट आर्गुमेंट उठाना है तो आर्गवी ऑफ 0 लिख दे। फर्स्ट आर्गुमेंट टिपिकली ये प्रोग्राम का नाम होता है, ये डिफॉल्ट उसके साथ आता है। सेकंड आर्गुमेंट आपका हो गया आर्गवी ऑफ 1, थर्ड आर्गुमेंट हो गया आर्गवी ऑफ 2। इस तरह जितने आर्गुमेंट्स आपने पास किए हैं हर एक को आप इससे एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा जी, ये आर्ग सी क्या होता है? कौन बताएगा? शाबाश। argc is basically the number of arguments that you are passing। आपने अगर, जैसे मैंने कहा 3, 4 और 7 स्पेस सेपरेटेड, अगर ये आपने पास कर लिए तो बेसिकली यू आर पासिंग 3 आर्गुमेंट्स। और एक प्रोग्राम का नाम होता है, तो आप argc को प्रिंट करेंगे printf के जरिए, तो आपको नजर आएगा कि आपने 4 आर्गुमेंट्स उसको बेसिकली पास किए हैं, ठीक है। सो argc basically tells you the number of arguments that you are passing। argv tells you gives you the starting address of those arguments। इससे आप सारे आर्गुमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। ये एक स्ट्रिंग के फॉर्म में होते हैं। अगर इसमें नंबर्स आपने पास की है तो उसकी बाकायदा आपने ए टू आई के जरिए स्ट्रिंग टू इंटीजर ट्रांसलेशन करनी होगी या स्ट्रिंग टू फ्लोट। और द थर्ड वन हियर इज एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट क्या चीज है ये कौन बताएगा? शाबाश जी। ये भी डिफॉल्ट आपके प्रोसेस को पास होता है, लेकिन ये आप पास नहीं करते। आप पास कर सकते हैं लेकिन टिपिकली हम पास नहीं करते। ये आपके पेरेंट प्रोसेस से आपको मिलता है। और एनवायरनमेंट क्या होता है? एनवायरनमेंट में कई सारे हमारे पास वेरिएबल्स होती है
अम, जो हमें ये बताता है कि सिस्टम के जो डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स है वो क्या क्या है। फॉर एग्जांपल किस यूज़र ने इसको रन किया है, इसके अलावा वो यूज़र किस ग्रुप से बिलोंग करता है, स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर जो है, फॉर एग्जांपल जावा का प्रोग्राम है तो जावा का कौन सा वर्जन ये यूज़ करेगा, क्योंकि एक से ज़्यादा किसी सॉफ्टवेयर के वर्जन आप सिस्टम पे रख सकते हैं लिनक्स में। और इसके अलावा और भी काफ़ी सारे इसके पैरामीटर्स होते हैं, इसका लिस्ट मैं आप लोगों को दे दूंगा। आई थिंक है गेट ई इन वी, इस तरह कुछ है कमांड, उसके जरिए आप लोग इसको प्रिंट कर सकते हैं एनवायरनमेंट वेरिएबल्स को। अच्छा जी, तो एनवायरनमेंट वेरिएबल भी एक स्ट्रिंग एरे की फॉर्म में बाय द वे पास होता है। तो अगर आपने अपना प्रोग्राम इस तरह लिख दिया इंटीजर मेन, और पैरामीटर्स में हमने लिख दिया मेन फंक्शन के इंटीजर आर्ग सी, कैरेक्टर स्टार आर्ग वी, और कैरेक्टर स्टार इन्वायरमेंट पी, ई इन वी पी जैसे हम बोलते हैं। अगर ये आपने लिख दिया तो इसका मतलब है आप इन्वायरमेंट भी रीड कर रहे हैं और आप उसको प्रिंट कर सकते हैं। इसको ट्राई कर ले, वैसे सी प्रोग्राम इसका एक लिख दे, आर्ग सी भी प्रिंट कर ले, आर्ग वी में और आपको कैसे पता चलेगा कि कितने आर्गुमेंट्स पास हुए हैं या कितने एनवायरनमेंट वेरिएबल्स हैं। सो ये आप एक लूप चला दे इस पे, जब तक आर्ग वी ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू नल इसको प्रिंट करते रहे, तो आपके सारे जो आर्गुमेंट्स आपने पास किए हैं वो प्रिंट हो जाएंगे। इसी तरह सर एक ये और कौन लूप से चला ले, आर्गुमेंट की बात हो रही है सर? ये कौन से ये वाला, आर्गुमेंट की बात हो रही है? ये जो आप अपने प्रोग्राम को पास करते हैं। नहीं सर, हम प्रोग्राम को जो यूजुअली जब हम प्रोग्राम में दूसरे फंक्शन में कोई आर्गुमेंट यूज करते हैं वो उसकी बात हो रही है या किसी दूसरे आर्गुमेंट की बात हो नहीं रही है नहीं सर? नहीं नहीं, दैट इज डिफरेंट। मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप प्रोग्राम रन करते हैं, ठीक है, मैं दिखा भी देता हूँ आपके इधर। जैसे ये हो गया फॉर एग्जांपल, आपका एक प्रोग्राम है, लेट्स एज्यूम प्रोग्राम का नाम है माय प्रोग्राम, मैं वैसे एज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है। और उसको जो आप आर्गुमेंट्स पास करते हैं, आप लिखते हैं 3 4 और हेलो, ठीक है। अभी मैं इस प्रोग्राम को कितने आर्गुमेंट्स पास कर रहा हूँ? 3 सर। 3, और बेसिकली 4 पास होंगे, एक प्रोग्राम का नाम भी होता है, ठीक यस है। सर। और ये आर्गुमेंट्स इस वाले एरे में आएंगे, ये ई आर्ग वी का जो वो है, ये इमेज है तो पूरा सेलेक्ट होता है। आर्ग वी जो आपको नजर आ रहा है, इसमें इसका स्टार्टिंग पॉइंटर होगा, ठीक है। सर बेसिकली इन आर्गुमेंट का हमारे प्रोग्राम के साथ क्या ताल्लुक है सर? ये आपने पास किए हैं, ये आप इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं, दिया बेसिकली इनिशियल कंडीशंस, ठीक है। फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, आपको एक टास्क मिलता है कि जितने प्रोसेसेस यूजर रिक्वेस्ट कर ले उसको क्रिएट कर लो। अभी यूजर कैसे आपसे रिक्वेस्ट करेगा? ही मे बी कॉलिंग योर प्रोग्राम विद सम नंबर, और आपके प्रोग्राम को जो नंबर पास होता है वो आपसे कहता है कि इतने प्रोसेसेस क्रिएट कर लो। तो आप क्या कर लेते हो, उस नंबर को रीड कर लेते हैं आर्गवी के जरिए, और उसी नंबर को आगे जाके आप प्रिंट कर लेते हैं, उसके मुताबिक सॉरी प्रोसेसेस क्रिएट कर लेते हैं यूजिंग फोर्स सिस्टम कॉल, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशंस आप लोगों ने पढ़े या नहीं पढ़े? यस सर। डिफरेंशियल इक्वेशंस में आप इनिशियल कंडीशन सिस्टम को पास नहीं कर दें यस सर, तो इनिशियल कंडीशन। तो यही आपकी इनिशियल कंडीशंस है बेसिकली। आप अपने प्रोग्राम को कंट्रोल करना चाहते हैं यहाँ से, ठीक है। कितने थ्रेड्स क्रिएट करने हैं, कितने प्रोसेसेस क्रिएट करने हैं, या इनिशियल कोई वैल्यू आप पास करते हैं एज जो कोई पासवर्ड होता है या यूजर नेम होता है, इस किस्म की चीजें, तो अपने प्रोग्राम के अंदर आप उसको रीड कर लेते हैं और उस पर कोई प्रोसेसिंग करते हैं। ओके जी, लास्ट वाला जो है ये एनवायरनमेंट है, ई एन वी पी के जरिए अक्सर हम रीड करते हैं। और और कर इसका एक कमांड था गेट ई एन वी, इस तरह कुछ था, अगर मुझे याद आ गया तो। प्रोग्रामिंग काफी वक्त हो गया, मैं काफी चीजें भूल गया। गेट ई एन वी था, इस तरह का कुछ था, मैं भूल गया, चलो ये मैं देख लूंगा। वो बहुत इंटरेस्टिंग, वो आपको सारे सिस्टम जो आपके डिफॉल्ट जितने वो होते हैं एनवायरनमेंट वेरिएबल्स होते हैं उसको लिस्ट दे देता है। ये नेक्स्ट लेक्चर में ये भी आपको मैं दिखा दूंगा। ओके जी, तो ये एनवायरनमेंट वेरिएबल्स हो गए।
इस पे अगर हो सके तो एक लैब आप लोगों का होगा। इस दफा लैब किसके साथ है? मैम मदिहा के साथ है? यस सर। ओके गुड, तो वो आपको दिखा भी देगी, ठीक है। ये एनवायरनमेंट वेरिएबल्स पे आपका एक पूरा लैब है, सो ये विल एक्सपेरिमेंट विद इट। ओके जी, नेक्स्ट सेक्शन जो है हमारे पास स्टैक होता है। स्टैक के बारे में अगर आप लोगों को याद हो, इसमें हमारे पास लोकल वेरिएबल्स जो फंक्शन के अंदर होते हैं, और वेरिएबल पॉइंटर्स, इसी तरह फंक्शन पॉइंटर्स, फंक्शन रिटर्न एड्रेसेस जैसे हम बोलते हैं, ये सारी चीजें हमारे पास होती हैं। और यहाँ पे कुछ लिखा भी है लिस्ट। सो रिटर्न एड्रेस, पैरामीटर्स, पैरामीटर्स वो होते हैं जो फंक्शन को हम पास करते हैं। अभी जिसकी आप बात कर रहे थे वो यहाँ पे है, ठीक है। यस सर। पैरामीटर्स और रजिस्टर्स, सेव्ड रजिस्टर्स, और ऑटोमेटिक वेरिएबल्स, ये हमारे पास ऑटोमेटिक मींस लोकल वेरिएबल्स, ठीक है। तो वो हमारे पास यहाँ पे होते हैं। अच्छा जी, इसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन हमारे पास है, अच्छा ये स्टैक बहुत डिटेल सेक्शन है बाय द वे, इसको अनफॉर्चुनेटली वी कुडंट कवर इट हियर, बट मैं आपको बता देता हूँ कि स्टैक किसी भी प्रोसेस को, बाय द वे ये हर एक थ्रेड को अपना स्टैक मिलता है। तो आपके प्रोसेस में अगर एक थ्रेड है तो एक ही स्टैक आपको मिलता है, अगर मल्टीपल थ्रेड्स है आपके पास तो हर एक थ्रेड को अपना स्टैक मिलता है। और स्टैक के अंदर हम सेक्शंस क्रिएट कर लेते हैं, जिसे हम फ्रेम्स बोलते हैं। तो टिपिकली इक्वल साइज फ्रेम होते हैं, लेकिन ये डिफरेंट साइज भी हमारे पास हो सकते हैं। तो फ्रेम्स, और हर एक फ्रेम के अंदर एक फंक्शन के जितनी भी लोकल वेरिएबल्स है, रिटर्न एड्रेसेस है, पॉइंटर्स है, उसको हम स्टोर कर लेते हैं। और दो फ्रेम्स के दरमियान हम कुछ जगह खाली छोड़ लेते हैं, और उसको हम फ्रेम गार्ड बोलते हैं। आई थिंक जितना मुझे याद है फ्रेम गार्ड इस तरह कुछ नाम है उसका। वो खाली जगह हम, एक्सक्यूज जी मी सर। जी जी। सर आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा मतलब कनेक्ट का थोड़ा प्रॉब्लम है, आवाज़ सही नहीं आ रही है आपकी। अच्छा ये सिर्फ इनको है या किसी और को भी इशू आ रहा है? नहीं सर, हमारी तरफ ठीक है, ये उनके इंटरनेट का इशू है। ये आई थिंक आपके इंटरनेट का इशू है, ठीक है। ओके जी, वैसे मैं लेक्चर रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ साथ, सो आई पोस्ट दैट एज वेल। जिसने कोई सेक्शन वगैरह मिस किया है तो वो इंशाल्लाह उसको कवर कर लेगा उधर से, ठीक है। ओके, तो ये स्टैक दो दो फ्रेम्स के दरमियान हम कुछ खाली जगह छोड़ लेते हैं, और उसको हम गार्ड स्पेस बोलते हैं, या कुछ इस तरह का नाम है। एग्जैक्टली तो मुझे याद नहीं है, फ्रेम गार्ड होता है, इस तरह कुछ नाम होता है। वो इसलिए होता है कि अगर एक स्टैक फ्रेम से हम निकल जाए और गलती से हम कोई बाहर की जगह एक्सेस कर ले, तो चूंकि वो एम्प्टी स्पेस होता है तो कोई नुकसान हमारा नहीं होता, एम्प्टी स्पेस को हम एक्सेस कर लेते हैं। तो किसी दूसरे, वो सिक्योरिटी एक पर्सपेक्टिव होता है, किसी दूसरे फंक्शन के डेटा को हम एक्सेस नहीं करते। तो एक स्टैक फ्रेम के अंदर एक ही फंक्शन के सारे वेरिएबल्स होते हैं हमारे पास, ठीक है। तो एक फंक्शन है फॉर एग्जांपल मेन फंक्शन मेरे पास, और उसमें मैंने दो वेरिएबल्स क्रिएट कर लिए, इंटीजर x इक्वल टू 5, इंटीजर y इक्वल टू 10। जो ही मैं ये कर लेता हूँ तो मेन फंक्शन जो ही कॉल होता है तो मेन फंक्शन के लिए एक फ्रेम क्रिएट हो जाता है स्टैक पे, और उसमें दो वेरिएबल्स, जो फर्स्ट वेरिएबल मैंने क्रिएट कर लिया तो एक वेरिएबल क्रिएट हो जाता है स्टैक पे। जब सेकंड वेरिएबल मैंने क्रिएट कर लिया तो सेकंड वेरिएबल भी स्टैक पे क्रिएट हो जाता है, और उसकी वैल्यूज भी सेव होती है। अगर वैल्यूज ना हो तो उसकी कोई गार्बेज वैल्यूज उसको असाइन हो जाती, असाइन नहीं होती, बस जिस लोकेशन पे वो स्टोर होता है उस पर जो गार्बेज वैल्यू पड़ी होती है वो वैल्यू बेसिकली उस पर स्टोर हो जाती है हमारे पास। इसी तरह अगर इस फंक्शन से मैंने किसी और फंक्शन को कॉल कर लिया, मेन फंक्शन से फंक्शन स्वैप को कॉल कर लिया, या जिस स्वैप को अगर कॉल कर लिया तो स्वैप फंक्शन के लिए नेक्स्ट फ्रेम क्रिएट हो जाता है, ये फर्स्ट वाला फ्रेम लॉक हो जाता है हमारे पास, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट फ्रेम पे हमारे पास ये रिटर्न एड्रेस ये फर्स्ट वाले फ्रेम का स्टोर होता है। तो अगर वो फ्रेम खत्म हो वो फंक्शन खत्म हो जाता है तो उस रिटर्न एड्रेस से हम फर्स्ट वाला फ्रेम दोबारा ओपन कर लेते हैं, और ये सेकंड वाला फ्रेम खत्म हो जाता है। इसी वजह से इसको स्टैक बोलते हैं। स्टैक का मतलब ये होता है कि जो भी डेटा लास्ट में आएगा वो पहले प्रोसेस होगा, और जो सबसे पहले आया है वो सबसे लास्ट में प्रोसेस होगा। सो लास्ट इन फर्स्ट आउट और फर्स्ट इन लास्ट आउट, इस किस्म की स्ट्रेटेजी स्टैक में हमारे पास होती है। इसी वजह से इसको ये स्टैक नेम दिया गया है। अच्छा, नेक्स्ट जो हम, एनी क्वेश्चंस इन स्टैक बाय द वे?
it's a very very important section जी. नो सर. ओके, सो नेक्स्ट इज हीप. हीप पे वो डेटा हमारे पास होता है जो हम डायनेमिकली एलोकेट करते हैं यूजिंग मेलॉक और एलॉक और केलॉक. इस किस्म के होते हैं. सी में या सी प्लस में आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा, मेमोरी एलोकेशन. इसको डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन हम बोलते हैं. तो अगर डेटा हमारा बहुत ज़्यादा है, पॉइंटर्स वगैरह के थ्रू हमें इसको क्रिएट करना है, तो वो सारा डेटा हमारे पास हीप पे स्टोर होता है. जैसे आप लोगों ने ये ऊप्स में पढ़ा होगा, उसमें आप लोग ये करते हैं कि ऑब्जेक्ट आप बनाते हैं, उसको डिक्लेयर करते हैं. So you do something like this. For example, there is an object employee E1 equal to new employee. So new जो keyword है, new is basically the same as malloc statement, malloc function. तो new क्या कर लेता है, आपके लिए मेमोरी एलोकेट कर लेता है ऑन हीप, और वो जो सारा डेटा होता है वहां पे स्टोर होता है. इसका जो पॉइंटर होता है वो स्टैक पे स्टोर होता है बाय द वे. सो ये E1 पॉइंटर जो है ये स्टैक पे स्टोर होगा, और इसका जितना भी डेटा है इसके लिए एलोकेशन होगी हीप पे, मतलब डेटा हीप पे स्टोर होगा. ओके, हीप सबसे बड़ा सेक्शन होता है आपके आपका जो प्रोग्राम होता है. और एक सिंपल एग्जांपल दे दूं. फॉर एग्जांपल आप स्ट्रीमिंग कर रहे हैं, यूट्यूब पे कोई वीडियो वगैरह देख रहे हैं, तो यूट्यूब का जो ब्राउजर है, हर एक ब्राउजर में हर एक जो टैब होता है इसके लिए एक सेपरेट प्रोसेस क्रिएट होता है. इसका मतलब है हर एक टैब के लिए एक सेपरेट मेमोरी एलोकेट होती है उस पे क्या कहते हैं मेमोरी में. अगर आप लोग कोई कमांड एग्जीक्यूट कर लें, जैसे मैं एक आपको दिखा भी देता हूँ. फॉर एग्जांपल आई एग्जीक्यूट अ कमांड हियर, ये सॉक्स के जरिए भी आ जाएगा. ठीक है, ये सारे प्रोसेस जो मेरे सिस्टम पे अभी चल रहे हैं वो सारे मेरे पास आ गए हैं. और अगर वैसे तो ये बहुत बड़ा लिस्ट है, लेट मी सी इफ आई कैन ट्रंकेट इट. psox और grep. ये मेरे सिस्टम पे लिस्ट ऑफ प्रोसेसेस आ गई. तो आपके पास ये लेबल है गूगल क्रोम में, इसको देखना चाहता हूँ कि ये हमारे पास कितने प्रोसेसेस हैं. वैसे काफ़ी ज़्यादा हो गए. एट अ टाइम में बहुत सारे टैब्स ओपन रखता हूँ. सो लेट्स सी, ये हमें काउंट बताएगा उसका फायदा. ये सॉक्स, हाँ ये लैब में आप लोग कवर करेंगे, इसकी वो ना करें, फिक्र ना करें. इतने सारे प्रोसेसेस आ गए. ठीक है, जो गूगल क्रोम के हैं. मैं काउंट इसका मालूम करना चाहता हूँ. सो आई पुट अनदर पाइप एंड आई से व्हाट काउंट माइनस सेल. और ये मुझे कह रहा है कि अभी आपने 75 टैब्स ओपन किए. सिर्फ गूगल क्रोम के आपके 75 प्रोसेसेस ओपन है. Not all of them are tabs. Some of them are background processes. Some of them are for data handling and other things. लेकिन अगर आप सिर्फ मेरे इसको देख लें, ये मैं आपको दिखा देता हूँ. Let's close this guy. यहाँ पे देखिए कितने टैब्स ओपन हैं. ठीक है, इसके अलावा हर एक टैब्स के साथ टिपिकली बैकग्राउंड प्रोसेसेस भी होते हैं. तो टोटल गूगल क्रोम के मेरे सिस्टम पे 75 प्रोसेसेस इस वक्त ओपन है. तो बताने का मकसद ये था, यार ये क्लिक क्यों नहीं हुआ. ओके, कि जो टैब में डेटा आता है आपका डायनेमिकली, जिसका आपको अंदाजा नहीं होता कि कितना डेटा हमारे पास आएगा, वो टिपिकली आपके पास हीप में स्टोर होता है. तो अगर आप यूट्यूब चला रहे हैं, यूट्यूब वीडियो का जो डेटा आ रहा होता है स्ट्रीमिंग के थ्रू, वो सारा हीप में स्टोर हो रहा होता है. एंड दिस सेक्शन ग्रोज वेरी वेरी क्विकली. एक्चुअली डिपेंड्स ऑन द एप्लीकेशन यू आर यूजिंग. ओके, यहाँ पे दो और वेरिएबल्स हैं, अनइनिशियलाइज स्टैटिक डेटा, इनिशियलाइज स्टैटिक डेटा. स्टैटिक वेरिएबल्स जो आपके होते हैं, अक्सर प्रोग्राम में यूज करते हैं. स्टैटिक वेरिएबल्स वो होते हैं जिसको आप एक दफा इनिशियलाइज करते हैं और उसको बार बार यूज करते रहते हैं. चूंकि ये टिपिकली प्रोग्राम का स्टेट कैरी करते हैं या इनिशियल कंडीशंस कैरी करते हैं, तो इसको हम अपनी एक खास जगह पे स्टोर करते हैं. ये सेक्शंस है दो.
अगर इन अनइनिशियलाइज है तो हम इसको इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, अगर इनिशियलाइज हो दे बिकम वेरी इंपॉर्टेंट, तो उसको यहाँ से एक्सेस किया जाता है। इसके अलावा एक और सेक्शन होता है डेटा सेक्शन, जो यहाँ पे मेंशन नहीं है, उसमें हम ये ग्लोबल वेरिएबल्स वगैरह स्टोर करते हैं। लास्ट वाला सेक्शन जो होता है ये हमारा प्रोग्राम टेक्स्ट है, और प्रोग्राम टेक्स्ट में हम प्रोग्राम का जो डेटा होता है उसको स्टोर करते हैं, डेटा नहीं सॉरी इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं प्रोग्राम के उसको स्टोर करते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया कि जब आप अपने प्रोसेस को डबल क्लिक करते हैं एक्जी फाइल को, उसके साथ ऑब्जेक्ट फाइल होता है, उस ऑब्जेक्ट फाइल्स में आपके जितने प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शंस होते हैं उसका बाइनरी कोड होता है, नॉट द रेगुलर कोड, बाइनरी कोड। बाइनरी कोड वो होता है जो ट्रांसलेशन होती है फ्रॉम रेगुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज, वंस और जीरोस के जुबान में होती है जिसको प्रोसेसर समझता है, वो कोड यहाँ पे पड़ा होता है प्रोग्राम टेक्स्ट के अंदर। ठीक है, और आपका जो प्रोग्राम काउंटर होता है पीसीबी में वो यहाँ पर ही पॉइंट कर रहा होता है। ओके, एनी क्वेश्चंस गाइस? नो सर। ओके जी, चलो मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ, लेट मी सी व्हाट वी हैव। इसकी भी जरूरत नहीं है। ओके जी, लाइब्रेरी फंक्शन कॉल्स, सिस्टम कॉल्स की थोड़ी सी मैंने बात कर ली, यहाँ पे एक एग्जांपल भी आपके पास राइट अवे आ गया। और आपने कोई फाइल ओपन किया है फाइल डिस्क्रिप्टर के जरिए, कैसे ओपन करते हैं ये आगे जाके मैं आपको बताऊंगा। एक फाइल है, आप एज्यूम कर लीजिए फाइल का नाम है, ठीक है, एट दिस पॉइंट। अगर उस फाइल को मैंने क्लोज करना है, सो आई मेक दिस टाइप ऑफ सिस्टम कॉल, उसका नाम, बाय द वे ये फाइल डिस्क्रिप्टर होता है, लेकिन चलो मैंने उसका नाम यहाँ पे पास कर लिया और क्लोज उस पे सिस्टम कॉल कर लिया, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के पास ये रिक्वेस्ट चला जाता है और ऑपरेटिंग सिस्टम उस फाइल को क्लोज कर लेता है, और आपके पास रिटर्न में एक नंबर आता है। अगर वो नंबर -1 है तो इसका मतलब है ये कॉल सक्सेसफुल नहीं हो सका, मतलब फाइल क्लोज नहीं हो सका। और अगर ये कोई और पॉजिटिव नंबर है तो इसका मतलब है आपका काम हो गया है, जो इंस्ट्रक्शन आपने सिस्टम को सेंड की थी वो काम हो गया है। तो ये बहुत सारे एग्जांपल्स इसके हम पढ़ेंगे। एक और एग्जांपल यहाँ पे है, फॉर एग्जांपल फाइल, यहाँ पे हम एक और चेक लगा देते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि किस वजह क्या इशू आया है, या यूजर को हम कैसे बताएंगे। तो हम ये कर लेते हैं कि इफ क्लोज वाला सिस्टम कॉल कर लेते हैं, उसको फाइल डिस्क्रिप्टर पास कर लेते हैं। अगर इसका रिटर्न आ गया -1, किसी भी सिस्टम कॉल का रिटर्न -1 आता है तो इसका मतलब होता है ये फेल हो गया है। फेल का मतलब है ऑपरेटिंग सिस्टम ने आपका काम नहीं किया, ठीक है, उसने रिजेक्ट कर लिया, या जो भी किसी रीजन की वजह से वो नहीं कर सका इसको, या इंटरप्ट आ गया, या और भी उसके रीजन हो सकते हैं। सो इफ क्लोज ऑफ फाइल डिस्क्रिप्टर इज इक्वल टू -1, इसका मतलब है काम नहीं हो सका, तो आपने एरर प्रिंट करना है। एरर के लिए हमारे पास एक और सिस्टम कॉल है, उसको हम पी एरर बोलते हैं, ठीक है। और इस वक्त सिर्फ हम एक टेक्स्ट पास कर रहे हैं, इसको फेल टू क्लोज द फाइल। तो क्या प्रिंट होता है, बेसिकली ये प्रिंट हो जाएगा अगर ये फेल हो गया, ठीक है, फेल टू क्लोज द फाइल, उसके बाद एक कोलन आता है, और उसके बाद वो एरर मैसेज प्रिंट होगा जिस चीज की वजह से ये काम नहीं हो सका। फॉर एग्जांपल, ये आप ये क्लोज वाला जो है, यू वांट टू क्लोज दैट फाइल, और ये फाइल क्लोज नहीं हो सका, तो फॉर एग्जांपल ये रीजन है उसका, जब आप उसको क्लोज कर रहे थे ऑपरेटिंग सिस्टम आपसे कहता है ये तो ऑलरेडी क्लोज हो चुका है ये फाइल, ठीक है। नाउ ऑपरेटिंग सिस्टम एक नंबर होता है हमारे पास, उसको हम एरर नंबर बोलते हैं, ये यहाँ पे दिया भी गया है एरर नंबर। ये एरर नंबर एक वेरिएबल होता है, हर एक प्रोसेस के लिए अपना एक एरर नंबर वेरिएबल होता है। इस एरर नंबर वेरिएबल में ये एक कोड डाल देता है जब भी कोई सिस्टम कॉल फेल होता है। सो फॉर एग्जांपल, फेल टू क्लोज द फाइल बिकॉज द फाइल इज ऑलरेडी क्लोज्ड, अगर ये वाला एरर है तो इसका अपना एक स्पेसिफिक नंबर होता है, ठीक है। वो नंबर ऑपरेटिंग सिस्टम जो कर्नल होता है इस एरर नंबर के अंदर डाल देता है, ठीक है। फिर आप क्या करते हैं, बिकॉज दिस एरर नंबर इज आल्सो सिस्टम डेटा स्ट्रक्चर, तो आप डायरेक्टली इसको एक्सेस नहीं कर सकते टिपिकली, वैसे तो कर सकते हैं अगर आप इसको डिक्लेयर कर लें। तो हम क्या कर लेते हैं, ये पी एरर के जरिए इस मैसेज को प्रिंट करते हैं। तो पी एरर क्या कर लेता है, ये वाला सिस्टम कॉल, ये पहले ये प्रिंट करेगा फेल टू क्लोज द फाइल, उसके बाद एक कोलन लगाएगा, और उसके बाद एरर नंबर के अंदर जो एरर
कोड होगा उसको उठाएगा और उसको वो कोड जिस उसको करेस्पॉन्ड करता है एरर मैसेज को, वो एरर मैसेज यहाँ पे प्रिंट करेगा। तो आपके पास ऐसा प्रिंट होगा, फेल टू क्लोज द फाइल कोलोन बिकॉज द फाइल इज ऑलरेडी क्लोज। इस किस्म का कोई मैसेज आपके पास प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, इसको समझो, ये आप लोग बार बार यूज करोगे। और ये इस वजह से जरूरी है पी एरर के, पी एरर के जरिए आप लोग ये मालूम करोगे कि मेरा ये सिस्टम कॉल क्यों फेल हो गया है, क्या इशू आ गया है। ठीक है, ओके, यहाँ पे उसकी एक डेफिनेशन भी दी गई है। पी एरर basically doesn't return anything, it actually prints inside its function call। और इसको आप एक स्ट्रिंग पास करते हैं, जैसे आपने यहाँ पे इसको ये वाला स्ट्रिंग पास किया है। ठीक है, ओके जी। अच्छा, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया भी गया है, फेल टू क्लोज द फाइल इनवैलिड फाइल डिस्क्रिप्टर। इन अदर वर्ड्स, आपने जो फाइल का नाम इसको पास किया था यहाँ पे, जिसको आपने कहा था कि इसको क्लोज कर लो, वो कहेगा कि इस किस्म का फाइल है ही नहीं सिस्टम के अंदर। ठीक है, तो आप किस चीज को क्लोज करना, तो आपसे कहता है इनवैलिड फाइल डिस्क्रिप्टर। ओके जी, एनी क्वेश्चन शाबाश। नो सर। ओके, इसी किस्म का एक और सिस्टम कॉल हमारे पास है, उसको हम str एरर बोलते हैं। ठीक है, str एरर को बाकायदा हम ये एरर नंबर पास कर लेते हैं। ये एरर नम जो वेरिएबल है यहाँ पे जो हमने पढ़ लिया, ठीक है, इसको आप इस सिस्टम कॉल को पास कर सकते हैं और ये क्या कर लेता है, इसके मुताबिक आपको एक क्या कहते हैं एरर मैसेज आपके लिए प्रिंट कर लेता है। सो बेसिकली पी एरर एंड str एरर दे आर द सेम। पी एरर में सिर्फ इशू ये है कि आपकी पूरी प्रोसेस के लिए एक ही पी एरर एरर नंबर होता है आपके पास। तो अगर आपका मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम है और इस वक्त आपके प्रोसेस की 3-4 थ्रेड्स चल रहे हैं सिस्टम के अंदर, एक थ्रेड ने भी कोई सिस्टम कॉल फेल किया, दूसरे थ्रेड ने भी कोई सिस्टम कॉल फेल किया, अभी कौन से वाले का एरर नंबर इसमें पड़ा होगा वो डिपेंड करता है कौन सा वाला लास्ट में फेल हो गया। इसको डिटरमिन करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ये हो सकता है कि एरर आपका कोई और हो और आप किसी और थ्रेड का एरर नंबर प्रिंट कर रहे हो। फॉर एग्जांपल, आपने क्लोज कर रहे थे फाइल को, उस पर कोई एरर आ गया फॉर एग्जांपल इनवैलिड फाइल डिस्क्रिप्टर आ गया, बिफोर यू प्रिंटिंग इट किसी और थ्रेड पे एरर आ गया और फॉर एग्जांपल वो उसका एरर था कुड नॉट एलोकेट मेमोरी बिकॉज ऑफ इनसफिशिएंट रिसोर्सेज, इस किस्म का कुछ था। आप प्रिंट कर लेते हैं, आपके पास आ जाता है फेल टू क्लोज द फाइल कुड नॉट एलोकेट मेमोरी बिकॉज ऑफ इनसफिशिएंट रिसोर्सेज। अब आप परेशान हो जाते हैं कि यार ये क्या है, मैंने तो कोई मेमोरी एलोकेट नहीं की है, मुझे क्यों ये एरर आ गया। सो दैट एरर में बी कमिंग फ्रॉम अनदर थ्रेड, क्योंकि किसी और थ्रेड ने भी सिस्टम कॉल एक्सेस किया था और उसको एरर आ गया था, और चूंकि एरर नंबर एक ही वेरिएबल है तो वो आपके पास ये पॉसिबिलिटी है। सो इसको हम अक्सर बोलते हैं दिस इज नॉट थ्रेड सेफ। थ्रेड सेफ का मतलब ये होता है, जैसे सिंक्रोनाइजेशन में आप लोगों ने पढ़ा था कि एक वेरिएबल है उसको कोई और भी एक्सेस कर सकता है एट द सेम टाइम। ठीक है, तो उसका एक अल्टरनेट हमारे पास है str एरर। str एरर, हम एरर नंबर को राइट अवे str एरर को पास कर लेते हैं, फिर उसको प्रिंट करेगा। इस दौरान किसी और ने एरर नंबर को मॉडिफाई कर लिया, बेशक कर ली, क्योंकि हमने उसकी ऑलरेडी एक कॉपी क्रिएट कर ली। सर ठीक ये है, जो क्लोज फंक्शन से जो एरर नंबर हमारे पास आता है उसको पास करते हैं सर हम? जी बिल्कुल, उससे जो एरर नंबर हमारे पास आता है उसको सिस्टम सेट कर लेता है, राइट अवे हम str एरर उस पे पास कॉल कर लेते हैं, उसमें एरर नंबर पास हो जाता है। अच्छा, इसमें एक फायदा ये है कि आपने उसकी कॉपी बना ली है। अगर आपको याद हो तो वी कैन कॉल अ फंक्शन बाय 3 वेज, कॉल बाय रेफरेंस, कॉल बाय पॉइंटर, कॉल बाय वैल्यू। सो दिस इज कॉल बाय वैल्यू। कॉल बाय वैल्यू का मतलब ये है उस वेरिएबल की हमने ऑलरेडी एक कॉपी क्रिएट कर ली है, तो अगर ओरिजिनल मॉडिफाई भी हो जाए यहाँ पे ये कॉपी मॉडिफाई नहीं होगी। ठीक है, तो आपका एरर str एरर उसको प्रिंट कर लेगा। सो आप str एरर भी यूज कर लेते हैं, इसकी डेफिनेशन भी यहाँ पे होगी, एफ प्रिंट एफ str, सॉरी ये नहीं है, str एरर कहा गया,
वेयर हाँ ये वाला है str एरर और हमने इसको एरर नंबर पास कर लिया। ठीक है, इसने str एरर फंक्शन को fprintf के अंदर ही कॉल कर लिया है। fprintf थोड़ा सा ये डिफरेंट है। अगर आपने printf जो होता है ये स्टैंडर्ड डिस्प्ले को आउटपुट करता है। अगर आपने अपना एरर किसी फाइल को आउटपुट करना है, जैसे लॉग फाइल्स हमारे पास होते हैं जो आपके प्रोसेस का रिकॉर्ड रखते हैं, तो फिर आप उसके लिए अक्सर ये fprintf यूज कर लेते हैं। ठीक है, ओके जी, एनी क्वेश्चंस? फंक्शन रिटर्न वैल्यूज एंड एरर, इसके बारे में मैंने आपको बताया है कि जितने भी ना जितने मोस्ट ऑफ द सिस्टम कॉल्स, मैं ऑल नहीं कहूंगा क्योंकि सारे ये नहीं करते, मोस्ट ऑफ द सिस्टम कॉल्स जब वो फेल हो जाते हैं दे रिटर्न -1। -1 से आपको पता चल जाता है कि ये सिस्टम कॉल मेरे पास फेल हो गया है और ऑपरेटिंग सिस्टम ये काम नहीं कर सका। अगर कोई और वैल्यू मेरे पास रिटर्न हो जाती है, इसका मतलब है कि या तो वो सक्सेसफुल हो गया है, वैसे सिस्टम काम उन्होंने कर लिया है, या ये हो जाता है कि काम उन्होंने नहीं किया लेकिन वो पॉसिबल नहीं था या कोई और रीजन था, वो रीजन आपको उससे पता चल जो वैल्यू वो रिटर्न कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। आप कहते हैं कि फाइल नंबर 1 से मेरे लिए 100 कैरेक्टर्स रीड कर लो, आप ऑपरेटिंग सिस्टम से कहते हैं यूजिंग रीड सिस्टम कॉल। अभी इसकी 3 पॉसिबिलिटीज है। एक ये है कि ये -1 रिटर्न कर ले, जिसका मतलब होता है एरर आ गया। फॉर एग्जांपल आपको फाइल को एक्सेस नहीं है या ये फाइल ओपन नहीं है या इस किस्म का एरर आ गया, ये -1 के थ्रू आएगा। दूसरी कंडीशन ये है कि कॉल तो सक्सेसफुल हो गया, आपको एक्सेस भी है, फाइल भी ओपन है, ये रिक्वेस्ट भी जेन्युइन है, बट फाइल में डेटा ही नहीं है। आपने कहा 100 कैरेक्टर्स रीड कर लो, वो फाइल एम्प्टी है, उसमें एक कैरेक्टर भी नहीं है, तो फिर ये 0 रिटर्न करेगा। ठीक है, और अगर उसमें डेटा है, फॉर एग्जांपल उसमें 50 कैरेक्टर्स का डेटा पड़ा हुआ है, तो ये 50 रिटर्न कर लेगा। उस सिस्टम कॉल से आपको ये पता चल जाएगा कि मेरे सिस्टम कॉल ने 50 कैरेक्टर्स उधर से रीड कर लिए हैं। और अगर उसमें 100 कैरेक्टर्स है तो ये 100 कैरेक्टर्स रीड कर लेगा और आपको जो रिटर्न नंबर आएगा वो 100 आएगा। तो ये जो रिटर्न वैल्यू होती है ये बहुत यूजफुल होती है। इसको आपको सिस्टम के रिस्पांस के बारे में आपको इससे पता चल जाता है कि आपके जो कॉल होता है उसके साथ क्या मामला हो गया। ओके जी, अ, इस पे आप लोग ये आर्गुमेंट एरेस पे आप लोग, ये मैंने काफी डिस्कस कर लिया है अभी स्टार्ट में ना। इस पे आप लोग एक लैब करेंगे, यहाँ पे आप लोग देख ले। फॉर एग्जांपल ये एक फंक्शन है सॉरी ये एक प्रोग्राम है और इसको आप तीन पैरामीटर्स पास करें, -c, 10 और 2.0। और ये पैरामीटर्स आपके कहाँ पे आते हैं? अभी ये देखो बहुत जबरदस्त डिटेल है। argv जो स्ट्रिंग होता है इसमें ये आता है। तो argv अब 0 आप प्रिंट करेंगे तो ये प्रोग्राम का नाम प्रिंट होगा, 1 प्रिंट करेंगे तो -c प्रिंट होगा, 2 प्रिंट करेंगे तो 10 प्रिंट होगा, 3 प्रिंट करेंगे तो 2.0 प्रिंट होगा, और एंड में अगर argv अब 4 आप करेंगे तो आपको एरर आएगा क्योंकि नल को आप प्रिंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो एंड में नल पड़ा होता है, इस पे आप सिर्फ चेक लगा सकते हैं कि नल है इधर या नहीं है, अगर आपने सिर्फ ये प्रिंट करना है। अगर आपने इंडिविजुअली इसके अंदर प्रिंट करना है तो ये याद रखिए कि स्ट्रिंग इज आल्सो कॉल्ड अ 2 डायमेंशनल कैरेक्टर एरे बेसिकली। तो अगर मैंने सिर्फ ये m प्रिंट करना है तो मैं argv of 00 लिख दूंगा। अगर मैंने ये प्रिंट करना है तो argv of 01 के जरिए ये i प्रिंट हो जाएगा। argv of 02 अगर मैं कर लूंगा तो ये n प्रिंट हो जाएगा मेरे पास। ठीक है, सो argv is basically a 2 डायमेंशनल कैरेक्टर एरे, इट कैन बी कॉल्ड दैट एज वेल, लेकिन ये स्ट्रिंग प्रोसेसिंग ज्यादा आसान होती है इसकी। हो गया, ये जो मैं आपसे कह रहा था कि मेन फंक्शन को आप ये पास करते हैं। इंटीजर argc ये आप नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स बताता है। कैरेक्टर स्टार argv दिस इज बेसिकली दैट स्ट्रिंग एरे जिसमें आर्गुमेंट स्टोर होते हैं। टिपिकली हम इसके साथ एक तीसरी चीज भी पास कर लेते हैं, कैरेक्टर स्टार एनवायरनमेंट p, envp, वो हमारे पास एनवायरनमेंट वेरिएबल्स उसमें आते हैं। ओके, कैरेक्टर ये सर अगर मेन को हम ये आर्गुमेंट पास नहीं करेंगे फिर हम यूज कर सकते हैं उनको? नहीं कर सकते, फिर तो आपके फंक्शन को वो मिल ही नहीं, पॉइंटर्स आपको आज argc अगर आप करोगे प्रिंट तो आपको एरर आएगा बिकॉज दिस इज नॉट अ ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है, तो आपको बिल्कुल एरर आएगा कि यार ये क्या आप पूछ रहे हो, मुझे तो पता ही नहीं है। हालांकि यूजर ने आपके प्रोग्राम को पास किए थे लेकिन आप उसको नहीं ले रहे थे।
ठीक है, तो इसकी एक एग्जांपल ये है, फॉर एग्जांपल आपके घर में दूध वाला आता है एंड ही गिव्स यू द मिल्क इन अ पॉट, तो वो तो दरवाजे पे आ गया, उसने रख भी दिया है, लेकिन आपने उसको उठाया ही नहीं। तो ये मेन फंक्शन के अंदर आप उसको उठाते हैं, देन यू कैन यूज इट। ओके जी। अ, इस पे एक पूरा एक आप लोगों का लैब है जिसमें मदीहा आप लोगों को ये चीज पढ़ाएगी कि आर्गुमेंट एरेज को आप फर्दर कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग लैब दैट इज। तो ये उसमें कवर हो जाएगा। आई डोंट वांट टू गो इनटू डिटेल ऑफ दिस। यह भी बेसिकली लैब वर्क है। एक वेरी इसमें एक सिस्टम कॉल है जिसको आप लोग ये याद रखिए, ये आपने सीखना है उसमें, ठीक है। ये स्ट्रिंग टू के, वेरी इंटरेस्टिंग सिस्टम कॉल। ये आर्गुमेंट के स्प्लिटिंग के लिए यूज होता है। अगर आप लोग यहाँ पे देख ले तो मैं सिर्फ स्पेस पास कर रहा हूँ स्पेस के थ्रू। किधर गया किधर गया, ये वाला -c और माइन के दरमियान स्पेस है, इसी तरह -c और 10 के दरमियान स्पेस है, इसी तरह इधर भी स्पेस है, ठीक है। सो स्पेस और टैब इज डिफॉल्ट, ये इसको सिस्टम इसको पिक कर लेता है। लेकिन अगर मैंने इस तरह पास किया माइन और मैंने लगा दिया डिवीजन साइन, मॉड साइन, और इसके बाद फिर मॉड साइन लगा दिया, फिर इसके बाद मॉड साइन, या मैंने कोलन डाल दिया दरमियान इसके, इसको हम कैसे पिक करेंगे? इसके लिए ये वाला फंक्शन सिस्टम कॉल यूज होता है, इसको स्ट्रिंग टू के बोलते हैं। ये लैब में आप लोग इस पे प्रैक्टिस करेंगे, इसको सीखेंगे कि अगर डिफरेंट डिलिमिटर यूज होता है तो उसके थ्रू आप स्प्लिटिंग कैसे करते हैं। इसको टोकनाइजेशन भी हम बोलते हैं, ठीक है। इसको सीखना है, ये टोकनाइजेशन। वेरी इंटरेस्टिंग लैब बाय द वे, ठीक है। यहाँ पे जैसे स्पेसेस दरमियान में है तो इसको तो हम पिक कर लेते हैं। मैं आपको एक और एग्जांपल भी दिखाता हूँ। यहाँ पे भी, यहाँ पे इन्होंने हाइफन डाल दिया है दरमियान में। नहीं, हाइफन भी नहीं है, सबर करो मैं देखता। और भी होंगे इसमें डिलीमीटर्स, चलो मैंने नहीं देखे, लेकिन इसमें और डिलीमीटर्स भी आप यूज कर सकते हैं। अच्छा जी, थ्रेड सेफ फंक्शंस क्या होते हैं? ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है कि थ्रेड सेफ फंक्शंस वो होते हैं जिसको एक थ्रेड दूसरे थ्रेड को डेटा को अगर ओवरराइट कर ले तो उस फंक्शंस को हम थ्रेड सेफ फंक्शंस नहीं बोलते। अगर ओवरराइट नहीं करते तो इसको हम थ्रेड सेफ फंक्शंस बोलते हैं। और एक फंक्शन को आप कैसे थ्रेड सेफ बनाते हो? स्टार्ट में ही जो डेटा इसको चाहिए उसकी राइट अवे कॉपी बना लो अपने साथ। तो उन वेरिएबल्स को कोई और मॉडिफाई कर लेता है तो फिर आपके फंक्शन को वो मसला नहीं होता। जैसे अभी ये दो फंक्शंस आपने पढ़ लिए, पी एरर इज नॉट अ थ्रेड सेफ फंक्शन। पी एरर के एग्जीक्यूशन के दौरान ये हो सकता है कि एरर नंबर की वैल्यू चेंज हो जाए बिफोर इट ट्रेंड्स इट आउट। str error was thread safe because पैरामीटर के अंदर ही हमने डेटा की कॉपी बना के, एरर नंबर की कॉपी बना के उसको पास कर ले। तो कौन कौन से फंक्शंस थ्रेड सेफ है, कौन कौन से फंक्शंस थ्रेड सेफ नहीं है, इसकी एक लिस्ट भी यहाँ पे कहीं पे मेरे ख्याल में दी गई है, वो आपको मिल जाएगी। ये इस बुक में है कहीं पे। ये सिस्टम, कौन कौन से सिस्टम कॉल्स थ्रेड सेफ है, कौन कौन से नहीं है, कौन कौन से आम फंक्शन कॉल्स आपके लाइब्रेरी सी लाइब्रेरी में जो होते हैं थ्रेड सेफ है नहीं है, इसका लिस्ट हमारे पास मौजूद है। अच्छा जी, स्टैटिक वेरिएबल्स के बारे में मैंने बताया था। ये वो वेरिएबल्स होते हैं जिसमें टिपिकली हम इनिशियल कंडीशंस रखते हैं, इसको हम एक दफा इनिशियलाइज कर लेते हैं, ठीक है, या सिस्टम का स्टेट रखते हैं और बार बार हम उसको यूज कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल काउंटर वगैरह होते हैं हमारे पास। जैसे अभी पार्किंग में कितनी गाड़ियां हैं, फॉर एग्जांपल ये काउंट हम इसका रखना चाहते हैं तो वी यूज अ काउंट वेरिएबल फॉर इट। तो ये भी हम स्टैटिक वेरिएबल में इस किस्म के डेटा हमारे पास रहता है। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग वेरिएबल, आप इसको यूज कर सकते हैं। स्टैटिक ऑब्जेक्ट का इसको मैं स्किप करूंगा, दिस इज नॉट द स्कोप ऑफ दिस वर्क एक्चुअली, इसकी जरूरत भी नहीं है। वैसे अगर पढ़ना है, इंटरेस्टिंग है, पढ़ ले इसको खुद। ओके जी, वेरी डिटेल। ओके, ये मैं पढ़ लूंगा। इन्वायरमेंट वेरिएबल, इन्वायरमेंट वेरिएबल्स ये होते हैं जो थर्ड पैरामीटर हम पास कर लेते हैं, ठीक है, आपके मेन फंक्शन को। वो ऑटोमेटिकली इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को रीड कर लेता है। फॉर एग्जांपल, फॉर सम रीजन योर यूजर यू डोंट रीड इट इन द मेन फंक्शन थ्रू envp, कैरेक्टर स्टार envp, तो आप उसको बाद में भी रीड कर सकते हैं। तो इस किस्म का एक वेरिएबल आप क्रिएट कर लेते हैं, एक्सटर्न कैरेक्टर स्टार एनवायरमेंट। और एनवायरमेंट वेरिएबल आप ये आपने क्रिएट कर लिया है।
ये ऑटोमेटिकली इन्वायरमेंट वेरिएबल्स इसमें आ जाते हैं। और अगर आपने इसको प्रिंट करना है, यहाँ पे देखो इन्वायरमेंट और इज नॉट इक्वल टू नल, ठीक है। और आप इसको एक एक इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को प्रिंट करते हैं। बाय द वे ये वाला प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर ले, बहुत इंटरेस्टिंग सा है, बल्कि इसको अभी एग्जीक्यूट कर लेते हैं, क्या ख्याल है? और ये जोड़े में सेलेक्ट क्यों नहीं हो रहा है? For some reason I couldn't select। oh, हो गया। ओके, इस किस्म का एनवायरनमेंट वेरिएबल ये प्रिंट करेगा। ये इंटरेस्टिंग है, इस वजह से थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ। vim env.c, ठीक है। ये सिस्टम पे जितने एनवायरनमेंट वेरिएबल्स है वो प्रिंट करेगा। बाइल हो गया डॉट ए डॉट, ये एनवायरनमेंट वेरिएबल्स है आपके, ठीक है। So the environment variable list is as follows। फर्स्ट वाला एनवायरनमेंट वेरिएबल जो है टर्म प्रोग्राम एप्पल टर्मिनल, मतलब ये आपने कहाँ से रन किया है। शेल आप कौन सा वाला वर्जन यूज कर रहे हो, सो स्लैश बिन स्लैश बेश, यहाँ पे इसकी डेफिनेशन पड़ी है। एक्स टर्म कलर, ये जो टर्मिनल में मैंने रन किया है ये उसके बारे में ये इंफॉर्मेशन है, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट मैं क्या चीज़ आपको बता दें, सबर करो। यूजर, ये इंपॉर्टेंट होता है, इस सिस्टम का यूजर कौन है, करंटली इस किस यूजर ने इस प्रोग्राम को रन किया है। ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इसके लिए कौन सा वाला प्रोटोकॉल आप यूज कर रहे हैं ये आपको बता रहा है। पाथ एक एनवायरनमेंट वेरिएबल होता है जो बाद में ये डिटेल में किसी और चैप्टर में आ रहा है, मैं आपको बता दूंगा। बट बेसिकली इट स्टोर्स ऑल exe paths and the exe file paths to all the softwares installed on this system। अच्छा जी, any questions in this? डिफॉल्ट होम नो कौन सर। सा है, ये चीज है, ये आप लोग बाद में इसको यूज करेंगे, अभी इतना वो नहीं है। ओके जी, सॉरी, इधर आ जाओ, इधर इधर। ओके जी, इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करके देख ले, ये ऐसे नजर आता। इसके लिए एक सिस्टम कॉल भी है बाय द वे। अगर आप सिस्टम से पूछना चाहते हैं कि मुझे एनवायरनमेंट वेरिएबल्स दे दो, तो वो भी आपको लिस्ट रिटर्न कर लेता है। रिटर्न्स अ पॉइंटर टू अ स्ट्रिंग कंटेनिंग दैट वैल्यू। सो ये दूसरा तरीका है, उसके थ्रू भी आप कर सकते हैं। इस ये लैब में आप लोग प्रैक्टिस करेंगे इसको, अगर नहीं है ये खुद भी कर सकते हैं, ठीक है। जस्ट राइट अ फंक्शन और ये आपको एक स्ट्रिंग अरे रिटर्न कर लेता है, ना पॉइंटर रिटर्न करता है, which is very easy by the way, and you can use the pointer to print all the environment variables, ठीक है। जैसे आप लोग यहाँ लिख भी सकते हैं get environment है, और ये इसमें आपके पास आ जाएगा, ठीक है। ओके जी, एनी क्वेश्चंस अप टू दिस पॉइंट? ओके, यहाँ पे इन्होंने लिखा भी है प्रोग्राम, ठीक है, इसमें है भी। सो गेट एनवायरनमेंट और आपने पास कर लिया एक नेम स्लैश वेयर स्लैश मेल, और ये आपको इसमें आ जाता है आपके पास। अगर ये नल है तो एनवायरनमेंट वेरिएबल रिटर्न नहीं हो सके, अदरवाइज एनवायरनमेंट वेरिएबल हमारे पास आ चुके हैं। एक और प्रोग्राम भी यहाँ पे है जो इसको प्रिंट भी कर रहा है। ओके, प्रोसेस टर्मिनेशन क्या होता है? प्रोसेस टर्मिनेशन इज बेसिकली क्लोजिंग डाउन ऑफ अ प्रोसेस। और इसमें हम क्या करते हैं कि हम नहीं करते बल्कि ऑपरेटिंग सिस्टम करता है कि जब भी आप एक रिक्वेस्ट सेंड कर लेते हैं प्रोसेस को कि मैं टर्मिनेट, ऑपरेटिंग सिस्टम को कि मैं टर्मिनेट हो रहा हूँ, और वो हम कैसे पास कर लेते हैं, आपके प्रोसेस के एंड पे एक स्टेटमेंट होता है रिटर्न जीरो। सो रिटर्न जीरो इज बेसिकली अ सिग्नल टू द ऑपरेटिंग सिस्टम कि मेरा प्रोग्राम नॉर्मली टर्मिनेट हो रहा है, मैंने अपने सारे इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट कर लिए हैं।
इसके अलावा एग्जिट जीरो के थ्रू भी आप टर्मिनेट कर सकते हैं प्रोसेस। इसके अलावा किसी एरर के थ्रू भी आपका प्रोसेस की टर्मिनेशन शुरू हो सकती है। तो जब भी आपके प्रोसेस की टर्मिनेशन शुरू हो जाती है तो ऑपरेटिंग सिस्टम के पास सिग्नल जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहले चेक करेगा कि जिस प्रोसेस ने आपको क्रिएट किया था उसने कोई वेट सिस्टम कॉल किया है, अब वो आपका इंतजार कर रहा है टर्मिनेशन का या नहीं कर रहा। अगर वो आपके टर्मिनेशन का इंतजार कर रहा है, विच इज टिपिकली योर पेरेंट प्रोसेस, अगर वो आपके टर्मिनेशन का इंतजार कर रहा है तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपके प्रोसेस को टर्मिनेट कर लेता है और जो वेट कर रहा है उस प्रोसेस को एक सिग्नल सेंड कर देता है कि जो जिस प्रोसेस का आप वेट कर रहे थे वो टर्मिनेट हो गया है। और कैसे टर्मिनेट हो गया है, एक सिग्नल में वो एक नंबर भी पास कर लेता है। तो अगर जीरो नंबर आ गया पेरेंट प्रोसेस के पास तो उसको पता चल जाता है कि मेरा चाइल्ड प्रोसेस नॉर्मली टर्मिनेट हो गया है। इसका मतलब है कि उसने अपना सारा काम कर लिया है। अगर कोई और नंबर उसके पास आ जाता है तो उसको पता चल जाता है कि कोई गड़बड़ हो गई है, कोई एरर आ गया था या फेलियर आ गई थी, उसकी वजह से वो टर्मिनेट हो गया है। टर्मिनेशन में और क्या स्टेप्स होते हैं? टिपिकली फर्स्ट स्टेप हमारा ये होता है गार्बेज कलेक्शन। फर्स्ट तो टर्मिनेशन हो गया, इसको हम मार्क कर लेते हैं टर्मिनेट इन द पीसीबी, लेकिन अभी पीसीबी हम डिलीट नहीं करते। उसके बाद हम इसकी क्लीनिंग शुरू कर लेते हैं, जो मेमोरी इसने ली थी उसकी गार्बेज कलेक्शन शुरू कर लेते हैं। ठीक है, इसका मतलब होता है डी एलोकेशन, हम इसे बोलते हैं फ्री सिस्टम कॉल के जरिए, फ्री सॉरी लेबल के जरिए। और उसकी क्लीनिंग शुरू हो जाती है, उसको उस ऑपरेटिंग सिस्टम दोबारा क्लेम कर लेते हैं उस मेमोरी को। डेटा एरेज नहीं करता बाय द वे, ठीक है, सिर्फ रिक्लेम कर लेते हैं उस एरिया को। और उसके बाद ये क्या कर लेता है, पीसीबी में जो डेटा इसको एलोकेशन हुई थी उसको भी हटा देते हैं। और इस वजह से ये प्रोसेस को सिस्टम की क्यूज जो होते हैं, आईओ क्यू और एक और क्यू है रनिंग क्यू, इन दोनों क्यू से इसको हटा देता है अगर कहीं पे पड़ा है ये। ठीक है, सो ये इसकी प्रोसेस की टर्मिनेशन है। और भी इसकी डिटेल है बट आई थिंक दैट इज इनफ फॉर यू। अगर किसी प्रोसेस को आप खत्म करना है तो इस सिस्टम कॉल के थ्रू भी कर सकते हैं, एग्जिट सिस्टम कॉल। ठीक है, एट एग्जिट भी आप डिफाइन कर सकते हैं। एट एग्जिट का मतलब ये होता है, एक इंटरेस्टिंग सिस्टम कॉल है कि आप कहते हैं कि जब भी मेरा प्रोसेस एग्जिट हो रहा हो ये वाला फंक्शन कॉल होना चाहिए। और इस फंक्शन के अंदर आप कुछ चीजें लिख सकते हैं, जैसे आप लोगों ने अपने गेम में अगर नोट किया हो तो अगर आप गेम में क्लिक कर लेते हैं एग्जिट और वो एंड में आ जाता है टुडे यू प्लेड फॉर 2 hours, you claimed 9 enemy posts and your performance was this, your accuracy was this, इस किस्म के कुछ आ जाते हैं आपके पास। ठीक है, हालांकि आपने प्रोग्राम को क्लोज कर लिया है। तो वो क्यों आता है? क्योंकि उसने एट एग्जिट फंक्शन कॉल उसमें रखा है, उस प्रोग्रामर ने जिसने ये गेम लिखा है। एट एग्जिट में आप चीजें लिख देते हैं कि ये एट द एंड प्रिंट कर लो या जो भी करना है आपने। ठीक है, सो ये वाला सिस्टम कॉल आप किसी प्रोग्राम के अंदर यूज कर लें। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग, यहाँ पे एग्जांपल होगी बाय द वे। एट एग्जिट शो टाइम्स, ठीक है, सो एट एग्जिट अल्फा कॉल द फंक्शन शो टाइम्स, और शो टाइम्स देखते हैं उसमें क्या है। दिस इज शो टाइम्स, और शो टाइम्स क्या कर लेते हैं, सिर्फ टाइम को शो कर लेता है। ये इसमें काफी सारे सिस्टम कॉल्स है जो अभी आप लोगों ने नहीं पढ़े, तो इसकी डिटेल में मैं नहीं जाता। ठीक है, बट बेसिकली इट्स डिस्प्लेइंग द टाइम के इस प्रोसेसर ने यूजर मोड में कितना टाइम लिया था, कर्नल मोड में कितना टाइम लिया था, इस किस्म के स्टैटिस्टिक्स ये प्रिंट कर रहा है। जैसे गेम में मैंने आपको कहा कि आप का रेंज कितना था, शूटिंग एबिलिटी कितनी थी, एक्यूरेसी कितनी थी, इस किस्म की इंफॉर्मेशन एट द एंड आपके पास प्रिंट होती है। एनी क्वेश्चंस ऑन दिस सिस्टम कॉल? नो सर। ओके जी, नहीं है तो वी आर डन विद दिस। एनवायरनमेंट के बारे में आपने बताया, एनवायरनमेंट यूटिलिटी है आपके पास, इसका नाम मैं पता कर लूंगा क्या है। आई थिंक सिर्फ ENV है, लेट मी सी। सिर्फ ENV है, ओके गुड। एनवायरनमेंट आपको आपके सिस्टम का एनवायरनमेंट बता देता है ये सारी चीजें, वेरी गुड। ओके, सो ये ऑलरेडी मैंने आपको प्रोग्रामेटिकली भी दिखाया और थ्रू फंक्शन सॉरी कमांड भी दिखाया। तो दैट्स इट, दैट्स द एंड ऑफ दिस चैप्टर। ये एक्सरसाइज है, इसको मैं छोड़ लेता हूँ। एनी क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर बाय द वे? जी, नो सर।
ओके नहीं है, सो दैट्स इट। अगर आपकी कोई फिर भी किसी की क्वेश्चन, जी नहीं है, ओके। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेश्चन वगैरह हुई, सर ये बुक आप क्लासरूम में अपलोड कर देंगे? जी मैं कर लूंगा, इसको मैं अपलोड कर लूंगा, ठीक है। और मैं ये कोर्स आउटलाइन भी थोड़ा सा अपलोड कर लूंगा उधर, आप लोग उसको देख लें। इस बुक के कई सारे चैप्टर्स हम कवर करेंगे, वैसे मैं दिखा देता हूँ आपको थोड़ा सा, गिव मी 2 मिनट्स। हम क्या क्या पढ़ेंगे। सो ये चैप्टर 2 तो ऑलरेडी हमने पढ़ लिया। प्रोसेसेस इन यूनिक्स, ये वेट और फोर्क और एग्जैक सिस्टम कॉल, ये थोड़े से हम कवर करेंगे। यूनिक्स आईओ, फाइल्स एंड डायरेक्टरीज, ये कैसे प्रोसेसिंग होती है ये भी हम कवर करेंगे। ये चैप्टर 6 भी हम थोड़ा सा कवर करेंगे, बट दिस इज एक्सरसाइज, ये दो चैप्टर 6 और 7, तो इसको मैं स्किप कर लेता हूँ अक्सर। सिग्नल्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको हम कवर करेंगे। सिस्टम के अंदर सिग्नल्स कैसे मैनेज होते हैं और सिग्नल है क्या, बाय द वे वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। वर्चुअल टाइमर्स हम कवर करेंगे, टाइमर्स वगैरह क्या होते हैं, बल्कि ये वाला चैप्टर चैप्टर 9 हो गया। टाइम्स एंड टाइमर्स, इसको भी कवर करेंगे। और अगर हमारे पास हो गया तो इसमें एक और चैप्टर है इंटरप्ट्स पे, वो भी हम आगे जाके कवर कर लेंगे। इसका मैं कोर्स आउटलाइन शेयर कर लूंगा आपके साथ, उसको आप लोग देखना, ठीक है जी। एनी मोर क्वेश्चन? ओके नहीं है तो मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर लेता हूँ।